एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में पेपर 3, जिसमें हम लोग सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। ये आपका प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी? तो जी हाँ, शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक जो है वो आपका 1912 में लिखी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? बताइए कौन है? तो जी हाँ, झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो है वो आपके मेरी नीलिमा करकेट्टा हैं। अगर इसमें आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है तो आप ये याद रखना कि लोक सेवा आयोग का गठन जो है ना वो आपका अनुच्छेद 315 के द्वारा किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? तो इसे आप याद रखिएगा ना, इसमें टोटल 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, जिनमें कि अगर नाम की बात की जाए तो पहली महिला का नाम अष्टम उरांव था, नीलिमा लिंडा था, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और आपका सुधा अंकिता तिर्की जो है, ये आपकी 6 महिलाएं जो थी वो इस खेल में शामिल थी। आपका अष्टम उरांव जो थी ना वो इस टीम की कप्तान थी। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इस टीम की कप्तान कौन थी तो वो थी आपकी अष्टम उरांव। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान जो है ना वो भारत में 15वां है। अगर वहीं इसकी कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसकी कुल क्षेत्रफल जो है वो आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% होता है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है? तो देखिए, जो राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है ना वो है आपका मोतीझरा जलप्रपात, जो कि अजय नदी पर राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करने वाला टोटल 10 जिला है। कौन कौन सा है? तो वो आपका है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये सारे 10 के 10 झारखंड के ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ ना, जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि औरंगजेब के शासनकाल में 1687 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? तो देखिए, इसको समझने से पहले आप इसके बारे में कुछ समझिए। जैसे बात हो रही है यहाँ पे औरंगजेब के, तो औरंगजेब के शासनकाल में आपको 2 चीज़ याद रखना है, पहला राजा और अंतिम राजा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो रामगढ़ रियासत के पहले राजा जो थे ना वो आपके राजा बागदेव सिंह थे और अंतिम शासक जो थे वो आपके महाराज कामाख्या नारायण सिंह बहादुर थे। ठीक है, हालांकि इस बीच में बहुत से राजा जो हैं जिनका शासक इस राज्य में रहा, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं औरंगजेब के शासनकाल का ना तो देखिए, इनका शासनकाल जो था वो आपका लगभग 1658 से लेकर 1707 तक चला था। और इसी समय के बीच की बात है जो आपका आता है 1600, जिसमें आपका रामगढ़ के राजा जो थे वो आपके दलेल सिंह थे। कौन थे? राजा दलेल सिंह थे। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना जो है ना वो आपका 1964 में हुई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना के बाद उत्पादन कार्य कब आरंभ हुआ था, क्योंकि इसका उत्पादन कार्य जो है ना वो काफ़ी लेट से आरंभ हुआ था। तो क्वेश्चन में अगर आपके पास आए कि यहाँ पे बोकारो स्टील संयंत्र के उत्पादक कार्य का प्रारंभ कब हुआ था, तो वो है आपका 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और इसका स्थापना जो है ना वो आपके रूस के सहयोग से किया गया था सन 1964 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस स्थित है? तो देखिए, जादूगोड़ा जो है ना वो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। इसीलिए आपका जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहा जाता है कि आपका
यह यूरेनियम की खदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह? जादूगोड़ा का पूर्वी सिंहभूम। इसमें एक चीज आपको और याद रखना है कि जादूगोड़ा का यूरेनियम खदान जो है ना, वो आपका यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक औषधि चट्टान भी है? तो जी हाँ, वो है आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वो आपका एक ऐसा खनिज है जो झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और साथ ही एक यह औषधि चट्टान भी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए आपका ये जोजो हातू जो है ना, वो आपका बेसिकली क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से सही सुमेलन नहीं है, मतलब इसमें कुछ राजधानी दिया हुआ है, उसके शासक दिए हुए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राजधानी है जो शासक के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए आपका दोईसा का दुर्जन साज सही है, सुतियाम्बे का आपका फनी मुकुट राय ये भी सही है, और सतरंजी का एनिसा ये भी सही है। जो आपका सही नहीं हुआ आपका चूटिया, चूटिया का आपका भीमकर्ण जो है वो सही नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं चूटिया की राजधानी, चूटिया राजधानी के राजा की, तो चूटिया राजधानी के राजा का नाम प्रताप रॉय है, और वहीं आपका भीमकर्ण की राजधानी जो है वो आपका खुखरा है, तो इसे याद रखिएगा। इसलिए आपका ये जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब इसका सही आंसर आपका चूटिया भीमकर्ण हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो चलिए मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है वो आपका 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945 में हुआ। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ रोचक तथ्य को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 1945 में मानभूम झंडा सत्याग्रह की ना, तो देखिए इसका होने का बेसिक कारण यही था ना, एक कांग्रेसी नेता हुआ करते थे अतुल चंद्र घोष। इन्होंने क्या किया कि अप्रैल 1945 में मानभूम में कांग्रेसी झंडा फहराया, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के विरोध में ये आपका मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है वो किया गया था 1945 में, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो जी हाँ, संथाल परगना अधिनियम जो है ना, ये आपका 1949 को पारित हुआ। कब हुआ? 1949 को पारित हुआ। देखिए इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है ना कि इसमें क्या था ना कि इसमें संथाल परगना के भूमि से संबंधित सारे अधिनियम को शामिल किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आपका प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो देखिए गुरुजी के नाम से आपका ना शिबू सोरेन को जाना जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है? शिबू सोरेन को जाना जाता है। एक नाम इन्हें और भी दिया गया है जो है आपका दिसोम गुरु। इन्हें क्या कहा जाता है? दिसोम गुरु भी कहा जाता है। अगर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक तथ्य की बात करते हैं ना, तो अगर हम लोग देखिए ये जो है ना आपके शिबू सोरेन वो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि शिबू सोरेन डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। इसे याद रखिएगा ना कि ये केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इनके कुछ जीवनी के बारे में, तो इनका जन्म जो है ना वो आपका 1944 में रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था, तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ना वो आपका रामगढ़ में स्थित है, लेकिन रामगढ़ के आपके ये जो आपका जो एक दिया हुआ है केंदा गाँव में नहीं, ये आपका छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो आपका रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। इसमें बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये मंदिर जो है ना वो आपका दामोदर और भैरवी, जिसे भेड़ा कहा जाता है, नदी के संगम पर स्थित है। इसमें एक तथ्य और प्रचलित है कि इस मंदिर में माँ काली के धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा जो है वो स्थापित है और यह हमारे भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का शिल्प कला जो है वो अमात्मा मंदिर से प्रभावित है। इन सारे टॉपिक को आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है आपका कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो जी हाँ, वो आपका है सूर्य मंदिर पुंडू। ये सूर्य मंदिर पुंडू जो है ना वो आपका रांची में स्थित है, जिसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ तथ्य को समझते हैं। तो इसमें ज़्यादा तथ्य को नहीं समझना है, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि इस मंदिर का निर्माण जो है ना वो आपका संस्कृत बिहार नामक संस्था ने कराया था और इस मंदिर के शिल्पकार जो है ना उनका नाम बेसिकली
ARN कालिया था, तो इसे आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे सत्य की बात नहीं हो रही, क्या हो रहा है कि इसमें आपका जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा बात है जो आपका असत्य है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 को हुई थी, लेकिन नहीं, इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका 30 अप्रैल 1858 को हुई थी, इसे आपको याद रखना है। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ तथ्य को समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं 30 मार्च 1858 की, तो इसमें इनकी गिरफ्तारी तो हुई थी, लेकिन इसमें इनके प्रति कुछ षड्यंत्र था। कहा जाता है कि उस समय विश्वनाथ देव और दूसरे हैं महेश नारायण शाही, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को गुप्त सूचना दी थी, जिनके बाद इनकी गिरफ्तारी जो है वो आपका लोहरदगा के तकरंग घाट की जंगल में हुई थी, इसे याद रखना है ना। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली पेपर 3 के झारखंड सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सिर्फ आपका क्वेश्चन मात्र नहीं है, इसमें जितने भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना उससे आप जरूर से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि वो सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका एग्जाम में आ सकता है। वो कॉन्सेप्ट ऐसे ही नहीं है, मैं लिखी नहीं हूँ लेकिन बोल रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा तो यकीन मानिए आपको सारा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग टोटल 18 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के इसी पार्ट के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, जिस हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारे सेट पेपर को स्टडी करेंगे। सेट पेपर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो आपका झारखंड सामान्य ज्ञान से हो, सामान्य ज्ञान से हो, सामान्य विज्ञान से हो, सामान्य कंप्यूटर से हो और आपका रीजनिंग से हो, मैथ से हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग सेट वाइज स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह जिसका टाइम जो था वो 1919 का था, का रांची में नेतृत्व किसने किया। तो जी हाँ, रांची में नेतृत्व करने वाले 2 लोग थे। पहले थे आपके बारेश्वर सहाय और दूसरा था गुलाब तिवारी। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, जिन्होंने रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो रांची में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ। तो देखिए, गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क जो है ना वो आपका असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। चलिए, इसमें हम लोग कुछ रिलेटेड इसका तथ्य देखते हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है ना कि देखिए, यहाँ पे झारखंड में जो है ना वो आपका राजकीय आंदोलन का व्यापक विस्तार जो है ना वो आपका असहयोग आंदोलन के समय ही प्रारंभ हुआ था। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस आंदोलन के दौरान ना ताना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। बताइए किसके द्वारा किया गया। तो जी हाँ, आपका 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन जो है ना वो आपका बेसिकली तरुण संघ के द्वारा किया गया। देखिए, इसमें आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है। आप कन्फ्यूजन क्या होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं 26 जनवरी 1930 की ना, तो ये आपका झारखंड में स्वाधीनता दिवस जो है वो आपका उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया था, जिसमें आपके डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था और राष्ट्रीय गीत गाया था। अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड के रांची में, तो झारखंड के रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन जो है ना वो आपका तरुण संघ के द्वारा किया गया था। तो अगर आपके पास तरुण संघ के अलावा अगर ऑप्शन में तरुण संघ ना दे करके डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र दे तो आप उसको टिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेसिफिक जगह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार समराइज जरूर कीजिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, आपके पास सत्य कथन की बात नहीं हो रही है, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपका असत्य है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका असत्य है ना वो ये है कि 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई बिरजी मनोहर मिश्रा की पत्नी थी। ये कथन आपका इसमें गलत हो जाएगा। चलिए, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सिन्हा साहब रामलीला, सजला, गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है। तो जी हाँ, इस के कहानी के रचनाकार जो है ना वो आपके राधा कृष्ण है। कौन है, राधा कृष्ण है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए कौन है। तो जी हाँ, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक जो है ना वो आपके तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा है, तो इसे याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका
कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है। प्रेमलता अग्रवाल जो है ना वो एक पर्वतारोहण है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रेमलता अग्रवाल से जुड़ी कुछ बेसिक तथ्य की ना, तो 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं 2008 की, तो 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की थी, यानी कि जीत हासिल की थी। इसे आप याद रखिएगा ना, 2008 का बात है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएनपी मैदान किस जिले में स्थित है। देखिए ये सारा जो है ना वो आपका एक ही जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है, तो जी हाँ ये आपका रांची जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है आपका कि इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए वो जनजाति आपका है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति ऐसे जनजाति होते हैं जो सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने को प्रसिद्ध हैं। बेसिकली कहा जाता है कि खरवार जनजाति जो है ना वो एक वीर और लड़ाकू जनजाति हैं। ये अपने सम्मान के लिए ना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं और सत्य बोलने के गुणों के कारण भी इन्हें पहचाना जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शामिल है। तो जी हाँ आपका झारखंड में मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से जो भाषा शामिल है वो है आपका खड़िया भाषा। कौन सा भाषा है, खड़िया भाषा है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है, तो जी हाँ वो नृत्य है आपका डोमकच, जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं। तो जी हाँ कर्मा नृत्य के 2 प्रकार जो है ना वो आपका खेमरा और भिनसारी है। इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। ये आपका बहुत प्रचलित और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसे अच्छे से इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो देखिए आपका चांडी पर्व। चांडी पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें महिला शामिल नहीं होती हैं। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक तथ्य है जिसको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ना आपका चांडी पर्व की, तो आपका उरांव जनजाति के द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन चांडी पर्व जो है वो मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसमें युवक ही चांडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और प्रसिद्ध है कि इसमें सफ़ेद बकरा ही बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। और एक प्रचलित कहानी इसमें एक ये भी है कि जिस परिवार में कोई भी महिला गर्भवती होती है ना उस परिवार का कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता है। तो इन सारे बातों को आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के सदानों का समाज था। कैसा समाज था, तो जी हाँ झारखंड के सदानों का समाज जो था ना वो आपका पितृ सत्तात्मक था, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए झारखंड उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जो थे वो आपके विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे, विनोद कुमार गुप्ता थे। वहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड राज्य में नगर परिषद की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या जो है वो टोटल 21 है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो है ना वो आपका 2001 में प्रारंभ की गई। इसे याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है। देखिए झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है ना वो 32 है। इसमें कुछ टॉपिक को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए झारखंड में 32 जनजातियों में से 24 जनजातियां ऐसे हैं जो प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आते हैं, जबकि 8 जनजातियां जो हैं वो आपके बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। तो इसे आपको याद रखना है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित होते। देखिए संथाल जनजाति में जो विवाह है ना वो आपका टोटल
8 प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित है। ठीक है, इसे याद रखना है कि संथाल जनजाति में कितने तरह के विवाह प्रचलित है, तो 8 तरह के विवाह प्रचलित है। अगर मैं उसमें से प्रचलित विवाह का नाम बताऊं तो उसमें से नाम तो है, इसको आपको जानना जरूरी है। जैसे आपका पहला नाम है आपका किरिंग पावला, जो आपका सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। संथाल में विवाह को पावला कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संथाल में विवाह को क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट तथ्य आपको ये याद रखना है कि देखिए संथाल में विवाह को जितने भी 8 विवाह होते हैं ना, उन सभी विवाह को एक नाम दिया गया है जिसे क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं ना, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 में की गई थी। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना कि 15 नवंबर 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई थी, तो देखिए आपका 15 नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत, साथ ही साथ एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टेडियम क्रेडिट कार्ड योजना, सभी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये जितने भी योजना है ना, ये सारी योजना जो है वो आपके बेसिकली इनकी शुरुआत जो है वो की गई थी। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं ना, तो देखिए हमारे मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, इनके द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में इन सारे योजनाओं की शुरुआत जो है वो की गई थी, इसे याद रखिएगा ना, हेमंत सोरेन के द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में। ठीक है, तो चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान से टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है, बताइए। तो इसके लिए जानने से पहले ना सबसे पहले आप ये जानिए कि पाकिस्तान की कुल लंबाई जो है वो कितनी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की कुल लंबाई की ना, तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान जो है ना, उसकी कुल लंबाई जो है वो आपका 5920 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं अगर इसमें हम लोग देखते हैं इसका कि इसमें कितना भाग जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, यानी कि राजस्थान की सीमा की लंबाई के साथ है, तो वो है आपका 1070। कितना है, 1070 है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ना, वो आपका परमवीर चक्र को माना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा हाँ, इसमें अगर आपको एक चीज़ याद रखना है ना कि आपका ये जो शौर्यवीर पुरस्कार जो है ना, वो आपका 1947 ईस्वी को प्रारंभ हुआ है। कब प्रारंभ हुआ है, 1947 ईस्वी को प्रारंभ हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2 ईयर 8 मंथ्स एंड 28 पुस्तक के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है, तो जी हाँ, इसके लेखक जो है ना वो आपके सलमान रुश्दी है ना, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति की तुलना करने से पहले आप इसके बारे में कुछ बातों को जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में ना संसदीय शासन व्यवस्था है, ये तो क्लियर है, और यह व्यवस्था जो है वो भारत ने ब्रिटेन से प्राप्त की है। ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये व्यवस्था जो है ना वो हमारे भारत को ब्रिटेन से प्राप्त हुई है, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन के राजा के बराबर का होता है। इसलिए अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है वो आपका ब्रिटेन के साम्राज्य से की जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सबसे ज़्यादा पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था। तो देखिए सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीतने वाला जो पिक्चर था वो था आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस पुस्तक ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीता था। कितना पुरस्कार जीता था, तो लगभग 7 पुरस्कार जो है वो इन्होंने जीता था। अच्छा, अगर हम लोग इसमें कैटेगरी वाइज बोले कि इसमें किन किन लोगों को मतलब किस तरह से पुरस्कार मिला था, तो देखिए पहला पुरस्कार इन्हें बेस्ट पिक्चर के लिए मिला था, दूसरा पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टिंग के लिए, तीसरा पुरस्कार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए, और आपका चौथा पुरस्कार बेस्ट फिल्म एडिटिंग के लिए, पांचवा आपका बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, छठवां बेस्ट लीड एक्टर्स के लिए, और 7वां बेस्ट डायरेक्टिंग के लिए। इस तरह से टोटल इसको 7 अवार्ड जो है वो 2023 में मिले थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपए नहीं है। तो देखिए भारत की मुद्रा भी रुपए है, वहीं श्रीलंका की मुद्रा भी रुपए है, पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपए है, बांग्लादेश की मुद्रा जो है वो आपका रुपए नहीं है, यहाँ की मुद्रा जो है वो आपका टका है। क्या है, टका है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलन सही नहीं है। देखिए देश दिया हुआ है, उसकी राजधानी दिया हुआ है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है UAE, इसकी राजधानी जो है वो दुबई नहीं है, इसकी राजधानी क्या है, आबू धाबी है। क्या है, आबू धाबी है। वहीं सऊदी अरब का आपका रियाद सही है,
अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे रियाद दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये रियाद नहीं होगा, रियाद की जगह पे होगा यहाँ पे इजराइल। इजराइल की राजधानी जो है वो आपका जेरूसलम है, और ईरान की राजधानी जो है वो आपका तेहरान है। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूएई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कि यूएई की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी में है, ना कि दुबई में है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपए नहीं है। देखिए माफ कीजिएगा, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुआ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए म्यांमार जो है वो भारत से 1937 में अलग हुआ, इसे याद रखिएगा। कब अलग हुआ, 1937 में अलग हुआ। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो आपका ये अलग तो हुआ था 1937 को, लेकिन ये 1948 को ब्रिटेन से भी स्वतंत्रता प्राप्त की थी, ये भी आपको याद रखना है। और समय था वो आपका 4 जनवरी 1948 का। ठीक है, तो 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से म्यांमार ने स्वतंत्रता प्राप्त की। वर्तमान में यहाँ के सैन्य नेता जो है वो आपके मिन आंग हालिंग है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा समूह है। कौन सा भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है, तो जी हाँ, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा समूह जो है वो आपका भारोपीय है। क्या है, भारोपीय है। अगर हम लोग इसमें प्रतिशत की बात करते हैं तो भारत में लगभग 73% भाषा जो है वो भारोपीय हैं। वहीं 25% द्रविड़ हैं, 1.3% ऑस्ट्रिक हैं, तथा 0.7% जो है वो आपका चीनी तिब्बती समूह के लोग हैं। तो इसे आप याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म की पहचान करके सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपके पास यहाँ पे विद्वान और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलन है जो सही है। ठीक है, तो देखिए कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है वो आपका अभिज्ञान शकुंतलम है। वहीं वराहमिहिर के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो है वो आपका बृहद संहिता है। आर्यभट्ट के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो है वो आपका पंचसिद्धिंतिका नहीं है, ये आपका वराहमिहिर के द्वारा ही लिखा गया है पंचसिद्धिंतिका। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक जो है वो आपका आर्यभट्टीय है, तो इसे आपको याद रखना है ना। वहीं तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे लिखे कूट से सही उत्तर प्राप्त करें भारत में आक्रमण पर बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी कि भारत में जब आक्रमण बढ़ रहा था तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने, मतलब सबसे ज़्यादा आक्रमण किसने और कब किया वो आपको बताना। मतलब इस अगर आप पूरा नहीं ही बता सकते हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को समझते हैं। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ना, तो सबसे पहले इसमें आपका नाम आता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का शासनकाल जो है वो आपका 1000 से लेकर के 1026 के बीच में हुआ था, और इन्होंने करीबन भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, इसे याद रखिएगा। उसके बाद शासन आता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण जो है वो आपका 1775 में किया था। थर्ड नंबर पे आपके आते हैं चंगेज खां। चंगेज खां का शासन जो है वो आपका थोड़ा इसमें समझना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना चंगेज खां के आक्रमण की, तो चंगेज खां का आक्रमण जो था इसका भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म खां की मृत्यु के बाद उनके पुत्र और उनके अधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भाग खड़े हुए। जब वो भाग खड़े हुए तो इनका जो साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ गया, जिनके कारण इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया। तो थर्ड नंबर पे आपके चंगेज खां आते हैं। वहीं फोर्थ नंबर पे आपका आता है मंगोल सेनानायक तैमूर का, जिनका शासनकाल जो है वो 1398 में था। 1398 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 2, 1 और 4। दैट मीन्स इसका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कब कब कौन कौन समय समय पर प्रवेश किया वो आपको बताना है। जैसे अंग्रेज हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डच हो गया, पुर्तगाली हो गया। तो इसका सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए इसका सही क्रम आपको बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली के बाद डच लोग आए, डच के बाद आपका अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज के बाद एक जाति आया जो था आपका डैन, जो इसका ऑप्शन इसमें आपका नहीं दिया हुआ। ठीक है, अंग्रेज के बाद डैन आए और डैन के बाद आपका फ्रांसीसी लोगों का शासन रहा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले कौन है 4 है, फिर क्या है 4 के बाद आपका 3, 1, 2। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2 माफ़ कीजिएगा इसमें नहीं दिख रहा है, 4, 3,
43112, ठीक है। तो 4312 थोड़ा मिस्टेक हो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको कर दीजिए 3, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा ना, 4312, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी। इसमें से जो भी घटना आपके पास दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि सबसे पहला घटना कौन था। जैसे दांडी मार्च कब हुआ था, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, और गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले घटना बताना है, आपको सबको नहीं बताना, आपको सबसे पहला घटना बताना है कि सबसे पहला घटना कौन था। तो देखिए तो इसको समझने से पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं दांडी मार्च की, तो दांडी मार्च जो है वो आपका 1930 में हुआ था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका 1942 को हुआ था, और साइमन कमीशन का आगमन जो है वो आपका 1928 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता जो है वो आपका 1931 में हुआ था। दैट मीन्स सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ था, तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो जी हाँ, ये आपका स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो देखिए जो इसमें भारत में संविधान की विशेषता नहीं है ना, वो है आपका अध्यात्मक सरकार जो है वो आपका भारत की विशेषता नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। तो देखिए आपका नागरिकता का अधिकार जो है वो आपका संविधान के भाग 2 में है। वहीं आपका मौलिक अधिकार जो है वो आपका संविधान भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका संविधान भाग 4 में नहीं है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वहीं राज्य जो है वो आपका संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है। मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके संविधान के भाग 4A में नहीं दिया हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं। तो आपको इसमें एक चीज समझने वाला चीज है जो है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य जो है वो आपके सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो नहीं होता है वो है आपका कि सभी राज्यों में विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A 1, 3 और 4। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई, कैसे अपनाई गई और कब अपनाई गई। तो जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका शुभारंभ की अगर बात करते हैं तो ये आपका 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका था कि जनता के विकास में भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना, ठीक है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक की शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ अपनाई गई थी, तो नागौर राजस्थान में, ठीक है। तो इसे आपको याद रखने का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न पर विचार कीजिए। विचार कीजिए, आपके पास कुछ क्षेत्रीय बैंक दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले कौन बैंक आया, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे कौन कौन से बैंक आया। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है ना वो आपका 1955 में हुआ था। वहीं अग्रणी बैंक योजना का स्थापना जो है वो आपका 1959 को हुआ था, और आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना जो है वो आपका 1975 को, और नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है वो आपका 1982 को हुआ था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन 4 होगा, उसके बाद में आपका ऑप्शन 3, फिर 1 और फिर 2। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वहीं आपके पास कि मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं। तो चलिए तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं मुद्रास्फीति को, तो मुद्रास्फीति जो होता है ना वो मूल्य स्तर में लगातार अस्थायी वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी कि ऐसी अवस्था में वस्तुओं का मूल्य जो है वो तेजी से बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य जो है वो तेजी से गिरता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, A और B। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। तो जी हाँ, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्वरूप को अपनाया गया, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो आपका शुरुआत जो है वो आपका 1956 से लेकर 1961 में हुआ था और आपका इसी योजना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बड़े और भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखना था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन के प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, पर चर्चा आरंभ हुआ। वह प्रतिवेदन था, वह प्रतिवेदन क्या था बताइए। तो जी हाँ, वह प्रतिवेदन जो था ना, अवर कॉमन फ्यूचर थे, तो इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए इसे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ बात जानते हैं तो देखिए, इनके अनुसार सतत विकास के अभिप्राय वैसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरी करने की योजना को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है, इसका यही आपका उद्देश्य था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है आपका कि भारत में मैंग्रोव, जिसे ज्वारीय वन बोलते हैं, वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो जी हाँ, ये आपकी पाई जाती है सुंदरबन में। कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। चलिए इसी रिलेटेड हम लोग कुछ बात को जानते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वन में ना बहुत सुंदर वन, और इस वन में ना सुंदर वृक्ष पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। इस वन में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदर वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसे सुंदर वन डेल्टा भी कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, मतलब सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियां हैं? तो जी हाँ, सुंदर वन डेल्टा के निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो आपका गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और मेघान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मपुत्र और गंगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका यही दिया हुआ है, इसमें आपका मेघान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? और सही उत्तर के लिए आपका अधोलिखित कूट का प्रयोग जो है वो करना है। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, या फिर समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, या फिर यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का प्रयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या इसका सही है? तो जी हाँ, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जो है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग जो है वो अधिकृत किए हुए हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 3, यानी कि इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उससे आपको ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर को राइट करना है। तो देखिए आपके पास उपरोक्त उच्चावच आकृति को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, कि सबसे पहले कौन होगा, इसको बढ़ते हुए क्रम में और कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है ना। तो देखिए अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा में आता है मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा में आता है आपका छोटा नागपुर पठार और चौथा में आपका आता है खासी की पहाड़ियाँ। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, 4। ठीक है, एक लाइन से है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है। वनस्पतिक नाम इसका क्या है? तो जी हाँ, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम जो है ना वो आपका ट्रिटिकम ड्यूरम है। क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? बताइएगा ना, इसे सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका लेटेराइट मृदा जो है वो आपका उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड हम लोग जगह की बात करते हैं ना, तो इसका प्रमुख जगह जो है वो आपका केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, मेघालय है, इस तरह के क्षेत्र जो है इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। इस आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। आपके पास यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 में दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका सही मैच क्या होगा। तो अगर हम लोग सबसे पहले वाट का देखते हैं तो देखिए वाट का शक्ति जो है इसका एसआई मात्रक होता है, इसे याद रखना है। वहीं दूसरा आपके पास दिया हुआ है
नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापा जाता है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैलोरी की, तो कैलोरी में ऊष्मा को मापा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें सबसे लास्ट नॉट की, तो नॉट जो है ना वो आपका समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका ए का 4 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है? ये आपका आंसर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो देखिए, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो है वो आपका विक्रम एस है। ठीक है, चलिए इसे रिलेटेड हम लोग कुछ थॉट की बात करते हैं या फिर कुछ तथ्य की बात करते हैं, तो वो आपका एक चीज़ इसमें याद रखने वाली आपको बात है कि भारत में 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के एक द्वीप जिसे श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च पैड से विक्रम एस लॉन्च किया गया था, इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ और, तो विक्रम एस जो है वो आपका सिंगल स्टेज पर ऑर्बिटल व्हीकल है ना। इसे बेसिकली हैदराबाद का स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्केप ने विकसित किया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्योंकि आखिर जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं? ऊपर का पानी तो हम लोग चुका होता है। तो देखिए, इसमें आपको एक चीज़ याद रख कि जब भी शीतकाल होता है ना, तो शीतकाल में झील का ऊपरी सतह जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है, परंतु नीचे का जल जो है ना वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में ही होता है, जिससे झील और तालाबों में जो बर्फ़ होते हैं उसके नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है, जिससे मछली और जितने भी अन्य जीव जंतु होते हैं, जो जलीय जंतु होते हैं, वो सारे सुरक्षित रहते हैं। तो इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पानी का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी जो है वो रहता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है, आखिर क्या कारण होता है कि एक कटा हुआ हीरा जो है वो जगमगाता है? देखिए, हीरे की कटाई या फिर तराशी जो है इस प्रकार होती है कि कोई भी प्रकाश किरण यदि उसके अंदर प्रवेश करे ना, तो वो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार जो है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो हो सके। इस प्रकार कई बार किरणों का जो है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण जो है ये हीरा जो है वो आपका चमकता है। वहीं कहा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना वो आपका सबसे अधिक होता है। तो इसे याद रखिएगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो वो है आपका हीरे का होता है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? मतलब कौन सा ऐसा तापमान होगा जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो दोनों का तापमान एक ही होगा? तो देखिए, वो आपका तापमान होता है -40 डिग्री। -40 पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है इसका तापमापियों जो है वो आपका एक ही। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पार्ट का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि आखिर क्या कारण होता है कि हमें सिग्नल जो है वो प्राप्त नहीं होता? देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि आपका एंटीना बहुत छोटा होता है। वहीं वर्षा की बूंदें जो है वो आपका रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। तीसरा आपका ये भी है कि वर्षा की बूंदें जो है वो आपका रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? बताइए तो समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो जी हाँ, समृद्ध यूरेनियम जो है ना वो आपका यूरेनियम का एक प्रकार होता है जिसे समस्थानिकों को अलग करने की प्रक्रिया के द्वारा यूरेनियम, जिसका नाम जो है वो यहाँ पे आपका नहीं दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे छूट गया है, वो आपका होता है U⁻235 का प्रतिशत संगठन बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली समृद्ध यूरेनियम कहते हैं इसे। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु के लिए जो तत्व होता है वो है आपका 2882 होता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम
कहते हैं? बताइए तो किसे अम्लगम कहते हैं? तो जी हाँ, आपका अम्लगम जिस धातु को हम लोग कहते हैं ना, वो है आपका पाराजस्ता। पाराजस्ता को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लगम बोलते हैं। वहीं आगे बढ़ते क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन भारी जल का रासायनिक है? तो देखिए आपका भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है ना, उसका फॉर्मूला होता है आपका D2O। क्या होता है? D2O होता है। वही जल का फॉर्मूला H2O होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? भारी जल। अब ये भारी जल का क्या बात? तो देखिए भारी जल जो है ना, वो आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि ये आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का क्या है? ऑक्साइड है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो देखिए बुलेट प्रूफ धातु बनाने के लिए ना आपका पोलियमाइड जो है वो आपका बहुलक का यूज़ किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किसका प्रयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? बताइए तो किसका? तो जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है ना, वो आपका यूरिया के उत्पादन में किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आपका यूरिया जो है ना, वो एक आपका कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कार्बनिक रसायन के से क्या बोला जाता है? कार्बामाइड बोला जाता है। कार्बामाइड किसे बोला जाता है? तो वो है आपका कार्बनिक रसायन को बोला जाता है। कार्बनिक रसायन कैसा होता है? तो कार्बनिक रसायन जो है ना, वो आपका यूरिया का एक यौगिक होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वृद्धावस्था में हो जाने वाले नेत्र दोष को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो जी हाँ, वृद्धावस्था में हो जाने वाले नेत्र दोष को बेसिकली प्रेसबायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया बोलते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? यहाँ पे मेंडल होगा ना, कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है वो आपका किस पर आधारित है? तो जी हाँ, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है ना, वो आपका लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए आप पक्षी जो है, पक्षी का सही मिलान जो है वो आपका हो जाएगा आर्निथोलॉजी। पक्षी का क्या हो जाएगा? आर्निथोलॉजी हो जाएगा। वहीं वंशागति का जेनेटिक्स हो जाएगा, पर्यावरण का इकोलॉजी हो जाएगा और आपका जीवाश्म का पेलियोबायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और आपका डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका पॉल मूलर जो है ना, वो आपका विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ठीक है, पॉल मूलर किससे संबंधित है? तो ये आपका डीडीटी के कीटनाशक गुणों की खोज और मलेरिया एवं पीत ज्वर जैसे बैक्टीरिया रोगों के रोकथाम में अपनी योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? बताइए तो इसमें से कौन सा है जो उल्टी और निगरण का नियमन केंद्र है? तो जी हाँ, आपका उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ना, वो आपका निगरम और उल्टी का नियमन केंद्र है, याद रखिएगा इसे ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि आपका सही कथन जो है वो आपका कौन सा है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें तरंग धैर्य की बात करते हैं ना, तो आपका लाल रंग का तरंग धैर्य जो है ना, वो आपका सबसे अधिक होता है तथा आवृत्ति न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। फिर लाल प्रकाश का तरंग धैर्य जो है वो आपका बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि डीपीटी का टीका निम्न में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? बताइए किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो जी हाँ, डीपीटी का टीका जो है ना, वो आपका बेसिकली डिप्थोरिया हो गया, कुकुर खांसी हो गया या फिर टेटनस, इन सभी के लिए बेसिकली छोटे बच्चों को दिया जाने वाला एक टीका है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ये आपका जो है ना, वो आपका स्पेशली नवजात शिशु को दिया जाने वाला वैक्सीन है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जेनिको प्रौद्योगिकी है। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? तो जी हाँ, जेनिको प्रौद्योगिकी जो है ना, वो बेसिकली आपका अनुवांशिक रोगों का
पूर्ण सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक है। ठीक है, बेसिकली अगर इसमें हम लोग विस्तार से बात करते हैं ना, तो देखिए आनुवांशिक रोगों की पूर्ण सूचना प्राप्त करने की तकनीक को जैनिको प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आपका आनुवांशिक रोगों की पूर्ण सूचना प्राप्त करने की तकनीकों को क्या बोलते हैं, जैनिको प्रौद्योगिकी कहते हैं, जिसके माध्यम से माँ के गर्भ में स्थित शिशु से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की ना जानकारी जो है वो प्राप्त हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस 1 में सामान्य विज्ञान के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जितने भी 20 क्वेश्चन बताए गए ना, वो सारा क्वेश्चन आपका, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो आपका प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है। तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और टॉपिक को स्टडी करना हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सारे वीडियो को स्टडी करते रहिए, इसे जितना हो सके उतना फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। हम लोग 30 तारीख तक पूरा का पूरा बुक का जितना भी सेट है ना, टोटल 10 सेट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पेपर 3 के लिए। हिंदी का सारा पार्ट जो है वो हम लोग चैप्टर वाइज टोटल 8 से 9 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप बहुत सारे चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ। बेसिकली आपका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया हुआ मशीन जो था ना, वो आपका विश्लेषित इंजन था। क्या था? विश्लेषित इंजन था। चलिए, इसके बारे में अगर हम लोग कुछ डिटेल्स में स्टडी करते हैं ना, तो बात करते हैं हम लोग 1922 की। 1922 में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन को बनाया तथा सन 1857 में ना विश्लेषित इंजन का आविष्कार किया गया। इसे याद रखिएगा कि विश्लेषित इंजन का आविष्कार जो है वो आपका 1857 ईस्वी में किया गया। अगर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और चीज़ों को जानते हैं ना, तो चार्ल्स बेबेज को ना कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर का नाम जो था वो आपका सिद्धार्थ था। कंप्यूटर के जनक किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। वहीं विश्लेषित इंजन का आविष्कार जो है वो आपका 1857 में किया गया था। चार्ल्स बेबेज ने जो डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था वो आपका 1922 में हुआ था। ये सारा क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन के अंदर याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है आपका कि कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जिससे जो साबित नहीं करता है कि इसका ज़रूरत कंप्यूटर में होता है। ठीक है, तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो आप अगर ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर के महाय बहुउपयोगिता तथा समाज में व्यापकता की जागरूकता ये आपका कंप्यूटर नहीं देती है। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी जितने भी गुण हैं वो सारे कंप्यूटर में होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ICT का तात्पर्य है। ICT का तात्पर्य क्या होता है? तो जी हाँ, ICT का तात्पर्य जो है ना वो आपका है इन्फॉर्मेशन कोड टेक्निक्स। क्या है? इन्फॉर्मेशन कोड टेक्निक्स है। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात को समझते हैं। तो आपको इसमें समझने वाली बस एक चीज़ यही है कि आपका ICT का अर्थ जो है वो आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से है। ठीक है, इसे याद रखना है कि इसका अर्थ जो है वो आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से है। वहीं अगर हम लोग इसमें कुछ और चीज़ों को जानते हैं, तो ये आपका ICT जो है ना, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के साथ आपका दूरसंचार यानी कि टेलीफोन कम्युनिकेशन हो गया, या फिर प्रसारण मीडिया और सभी प्रकार के जितने भी प्रोसेसिंग का वर्क होता है, लाइक ऑडियो एवं वीडियो प्रक्रमण, साथ ही साथ आपका प्रेषण यानी कि सेंडिंग भी इसमें शामिल होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर के मुख्य भाग है। कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो जी हाँ, कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। इसे याद रखिएगा। अब 6 भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, नंबर 1 में मॉनिटर, नंबर 2 कीबोर्ड, नंबर 3 स्पीकर, नंबर 4 CPU, नंबर 5 माउस और नंबर 6 प्रिंटर। इसे याद रखिएगा। ठीक है कि 6 भाग कौन कौन से होते हैं। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपका जब पूछा जाता है आपके पास 6 ऑप्शन दे दे, 6 का नाम दे और उसमें कुछ अलग नाम दिया रहे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इन सारे नामों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? बताइए, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग प्रचलित इनपुट डिवाइस की बात करते हैं ना, तो वो आपका कीबोर्ड और माउस होता है। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है आपका कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाह्य डिवाइसेज डैश कहलाते हैं। यानी कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाह्य डिवाइसेज जो है वो क्या कहलाती हैं? तो ये आपके पेरिफेरल्स कहलाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ये डिवाइसेज क्या कहलाती है? पेरिफेरल्स कहलाते हैं। और ये डिवाइसेज जो है ना वो आपका कंप्यूटर में फंक्शनलिटी को विस्तारित भी करती हैं। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि CAS का पूर्ण रूप है। CAS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जी हाँ, CAS का पूर्ण रूप जो है ना वो आपका होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। क्या होता है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। अगर हम लोग इसमें देखते हैं
कंडीशनल एक्सेस सिस्टम की, तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम जो है वो आपका टेलीविज़न प्रसारण यानी कि टेलीविज़न पॉडकास्टिंग की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत ग्राहक अपनी पसंद के पे चैनल देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको इसमें याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना वो आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। बाकी के जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं। तो बेसिकली एक ड्राइव के अंदर सिर्फ एक ही प्राथमिक विभाजन होते हैं, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पे निर्भर करता है? जी हाँ, वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है वो आपका निर्भर करता है डेटाबेस पे। किस पे निर्भर करता है? डेटाबेस पे निर्भर करता है ना। और अगर हम लोग इसमें एक चीज़ देखें ना तो आधुनिक प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क तथा रैम स्मृति के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान जो है ना वो आपका वर्चुअल स्मृति के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा तेज हो सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि IBM ODS है, क्या है एक? तो IBM ODS जो है वो आपका एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ये आपका एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे याद रखिएगा। और बेसिकली इसे पर्सनल ऑपरेटिंग डिस्क कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र यानी कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो करने के लिए बनाया गया है। इसमें बेसिकली एक समय में केवल एक ही यूज़र यानी कि एक ही उपयोगकर्ता जो है इसमें कार्य करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूनिकोड प्रदान करता है। यूनिकोड क्या प्रदान करता है बताइए? तो जी हाँ, यूनिकोड जो है ना वो आपका प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। याद रखिएगा, यूनिकोड क्या प्रदान करता है? तो ये आपका प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो कंप्यूटर मूल रूप से जो है ना वो आपका नंबर से संबंधित होता है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है। तो बाइनरी भाषा जो है ना वो आपका बेसिकली 2 अंकों से बनी होती है, जिसमें आपका 0 और 1 जो है वो शामिल होता है। बेसिकली अगर इसमें हम लोग देखें ना तो आधुनिक कंप्यूटर जिन्हें डिजिटल मशीन कहा जाता है ना वो केवल यही 2 लैंग्वेज को समझता है ना, 0 और 1 को समझता है, इसीलिए इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पे जितने भी आपके पास सर्च इंजन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सर्च इंजन नहीं है? तो जी हाँ, आपका और कुछ जो है ना सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डैश एक प्रकार का मालवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। तो जी हाँ, वो क्या होता है? आपका वायरस होता है ना। आपको सेम टू सेम लगेगा कि नहीं ये एप्लीकेशन जो है वो ओरिजिनल एप्लीकेशन है, बट वो एक्चुअली में ओरिजिनल एप्लीकेशन नहीं होता है, वो आपका बस उसका डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो उसे बेसिकली क्या बोलेंगे हम लोग? वायरस बोलेंगे ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाले पेरिफेरल्स प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि वो पेरिफेरल्स प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जी हाँ, वो पेरिफेरल्स प्रक्रिया जो है ना वो आपका बेसिकली ऑथराइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑथराइजेशन कहलाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश का अभिनिर्धारण करता है। किस चीज़ का अभिनिर्धारण करता है? तो देखिए, वेबसाइट एक यूनिक नाम है, ये तो है, जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट का अभिनिर्धारण करता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेबसाइट का अभिनिर्धारित करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो जी हाँ, वो सॉफ्टवेयर आपका है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ना वो आपका एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जो है आपका MS ऑफिस। अगर MS ऑफिस की बात की जाए ना तो MS ऑफिस का प्रथम संस्करण यानी कि प्रथम वर्जन जो है वो आपका 22 मई 1990 को आया था। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इस क्वेश्चन के जगह पे वो क्वेश्चन पूछ ले तो उसे आप याद रखिएगा। ठीक है, MS ऑफिस के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो जी हाँ, पेज पे बेसिकली 4 मार्जिन होते हैं, जो है आपका टॉप होता है, बॉटम होता है, राइट होता है और लेफ्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है, किसे एक डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है? तो जी हाँ, वो है आपका मेटा डेटा रिपोजिटरी। मेटा डेटा रिपोजिटरी को एक डाटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। तो चलिए, इस तरह से बेसिकली हम लोग जीएसएससी सीजीएल के अंदर पेपर 3 का कंप्यूटर का जितना भी प्रैक्टिस सेट 1 से क्वेश्चन बन सकते थे, टोटल 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। इसमें जितना भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया गया है, उन सारे कॉन्सेप्ट को आप जरूर समराइज़ कीजिएगा, क्योंकि वो सारा जो है ना वो आपका एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो क्वेश्चन टैली ना करके इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट आ जाए। इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं स्टडी करना, बल्कि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझना और उसे याद करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। इसमें 10 सेट बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोग 2 दिन में सेट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग टोटल 4 पार्ट को पढ़े हैं, 2 पार्ट अभी छूटा हुआ है, 2 पार्ट को हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सारे सेट से 4-4 पार्ट को 2-2 दिन में स्टडी करने का टारगेट लिए हैं। ये आपका घट सकता है, बढ़ेगा नहीं लेकिन घट सकता है। ये आपका एक दिन में हो सकता है कि एक दिन में आपको चारों का चारों आपका एक सेट के अंदर जो 4 पार्ट है ना वो चारों पार्ट आपको एक ही दिन मिले। तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास से आपका चारों पार्ट जो है वो आपका एक ही दिन लाइव होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए, जितना हो सके उतना हम लोग सेट पेपर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये आपका अंतिम प्रहार है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो यकीन मानिए आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।